नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। कैसे हैं मित्रों आप लोग? आप उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी पास ऑफिशियल पेपर है, जो कि 4 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। कौन सा सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और ये सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में पहले करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है PYQ, तो मैंने अपलोड कर दी। जैसे हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गई, और इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी में मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत तथा आधुनिक भारत, नेहरू काल, ये भी करवा दिया मैंने। पॉलिटी करवा दिया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। और कला और संस्कृति के, आर्ट एंड कल्चर के भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे करवा दिए हैं। और साइंस के भी क्वेश्चन, तीनों साइंस में अलग अलग, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये तीनों अलग अलग PYQ मैंने करवा दिए हैं। और इसको कहाँ से आपको देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे इस वीडियो के क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी। तो आप जिसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज के प्रश्न में आपको GK GS के 40 MCQ करवाऊंगा, ठीक है। और अपडेटेड रहेंगे, जैसे कि 2000 अगर 20-21 की करंट अफेयर है तो उसको मैं अपडेट करके 2024-25 की करंट अफेयर में बताऊंगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने लोगों को मनोनीत किया गया था? तो किया जाता है तो 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को? 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर है, किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, अनुच्छेद 331 है। तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है GSAT, यानी कि GSAT 31 एक है। तो क्या था? GSAT एक है, तो GSAT जो है दूर संचार उपग्रह था। क्या था? दूर संचार उपग्रह था, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, ठीक है। अब देखिए, GSAT 31 भारत का एक संचार उपग्रह है। इसे 6 फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना के कैरो प्रशिक्षण स्तर से लॉन्च किया गया था। यह भारत का 40वां संचार उपग्रह था। तो आपको समझ में आ गया कब लॉन्च किया गया था? 6 फरवरी 2019 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। किस नंबर का था? ये तो 40वें नंबर का था। अगला है, एक्सेल MS ऑफिस 2010 की टेस्ट वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 वर्कशीट जो है डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, MS एक्सेल 2010 की वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होती है। कौन कौन सी वर्कशीट? सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3। अगला है, वर्ष में लागू हुए राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। तो कब तक जारी रहा, यानी कि जारी रहा? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? 1965। दूसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, हमारे शरीर में वसा संचयन करने वाला ऊतक कौन सा? वसा मतलब फैट, इंग्लिश में कहते हैं वसा को फैट। तो उसको कलेक्ट करने वाला, यानी कि उसको सेव करने वाला ऊतक, यानी कि सेल्स कौन सा है, टिश्यू कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वसा ऊतक। क्या? वसा ऊतक। दूसरा इसका हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला हिंदू कानून विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पहले जो था, विधवा जो क्या करती थी, पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता कि कर सकती थी। इसके बाद एक अधिनियम आया, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके माध्यम का ये पारित किया गया था, ठीक है, जिसमें अधिकार दिए गए थे। तो कब पारित हुआ था? ये 1856 में पारित हुआ था। कब? 1856 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए, इस अधिनियम के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी इसलिए क्योंकि मैंने जब अभी आपको करवा रहा था तो उसमें मैंने देखा था कि कोई क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, किसी में कहीं स्थान पूछा जा रहा है, और किसी में डेट पूछी जा रही है सेकंड शिफ्ट वालों में। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें एकदम याद करके चलना है, ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। कब? 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, ठीक है। तो डलहौजी देखिए 1856 में उसने पारित किया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया, तैयार डलहौजी ने किया था, ठीक है। यह नियम 1829 में जो सती प्रथा उन्मूलन आया था, इसके बाद बड़ा सामाजिक सुधार था। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ये पता चल गई कि सती प्रथा जो उन्मूलन अधिनियम कब आया था? तो 1829 में आया था, और उस समय विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। अगला है, भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा दक्षिणी छोर है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर पूछ रहा है आपसे। क्या सबसे दक्षिणी छोर पूछ रहा है? तो सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, याद रखिए। अब मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ। देखिए, इंदिरा पॉइंट के बारे में जरूरी बातें क्या, कौन सी जरूरी बातें हैं?
भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, ठीक है। तो मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणी पूछे तो आपको यही बताना है कौन सा, जो मैंने अभी आपको था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इससे पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। जो इंदिरा पॉइंट था इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था तो उनके नाम पर इंदिरा पॉइंट इसका नाम रख दिया गया। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में था, तो कौन सा था, तो इंदौर था। देखिए अब ये बात करंट अफेयर पूछी गई 2020 की, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे 2024 की पूछ ले इसी प्रश्न की जगह, तो आप क्या उत्तर देंगे, 2024 में भी आप इंदौर बताएंगे, क्योंकि इंदौर लगातार 7वीं बार जो है स्वच्छ रहा है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था। इंदौर लगातार 7 साल से भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अगला है प्रख्यात समाज सुधारक एवं महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रामाबाई सरस्वती की महान विद्वान थी। तो किसकी महान विद्वान थी, तो संस्कृत की महान विद्वान थी, याद रखिएगा। तो यहाँ से तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत। अगला है देखिए पंडिता रामाबाई सरस्वती के बारे में, अब देखिए इनके बारे में। उनका जन्म है 23 अप्रैल 1858 को हुआ था, और उनका निधन जो है 5 अप्रैल 1922 को हो गया था, ठीक है। उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, उन्होंने हिंदू से ईसाई धर्म हो गए थे, ठीक है। उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए द हाई कॉस्ट हिंदू वुमेन नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो अगर आपसे ये पुस्तक पूछे जाए किसके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक का क्या बताएंगे किसके द्वारा लिखी, तो पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है उन्हें 1919 में इंग्लैंड के राजा ने कैसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो कैसर ए हिंद पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी जो ऊपर के हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन है कब चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 1853 में। कब, 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस ट्रेन के जुड़े कुछ खास बातें, जो भारत की पहली ट्रेन है ना वो पैसेंजर ट्रेन ही थी, ठीक है। और 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी उस समय था, ठीक है। मुआसरा कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। देखिए भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। आप लोग डेट भी इसको याद लें, क्योंकि यहाँ से डेट पूछी जाती है तो ये याद रखेगा। तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। यह ट्रेन तत्कालीन बम्बई यानी कि मुंबई के पोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। ये इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो चली तो कुल 34 किलोमीटर उस समय चली थी। इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 भाप इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिद्ध। जो इनको बोगी को तान रहे थे डिब्बों को, तो 3 भाप के इंजन थे, कौन थे, साहिब, सुल्तान और सिद्ध, ठीक है। इस ट्रेन को चलाने का नेतृत्व तत्कालीन गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी को ने दिया था। अगला है दूरसंचार क्षेत्रों में ISP का अर्थ क्या है। तो ISP का अर्थ क्या है, तो ISP का आपको फुल फॉर्म बताएं। तो ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर, क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म है। देखिए दूरसंचार क्षेत्रों में ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यह एक निगम होता है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को देता है। ISP को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जैसे देखिए एक बॉल है, ठीक है, ये का एक बॉल है, ये रखी है, ठीक है, ये रखी है। जब तक मैं इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाऊंगा जब तक ये अपनी स्थान से हिलेगी नहीं, ये प्रथम नियम कहता है। फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे ये कोई बॉल है, ठीक है, अगर ये क्या चल रही है, अगर मैं इसमें कोई बाहरी फोर्स लगा के रोकूंगा नहीं तो चलेगी, या गुरुत्वाकर्षण हाल की रुक सकती है। तो जो मैंने पहले आपको बताया कि जैसे एक बॉल है, अगर किसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तो जब तक अपनी जगह से क्या करेगी, हिलेगी नहीं। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन का जो पहला गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। न्यूटन के गति के पहले नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी, कौन कौन सी जानकारी है। यह नियम बताता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह स्थिर अवस्था में रहेगी, एक समान गति से चलती रहेगी। ये कह रहा है ना कि जब तक अगर कोई वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो समान अवस्था में रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है हवा से हिल जाए, लेकिन हवा का इसमें योगदान, ठीक है, ऐसा।
जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो उसे विराम अवस्था का जड़त्व कहा जाता है। जब स्थिर में रहती है तो विराम अवस्था का कहा जाता है, ठीक है। और जब कोई वस्तु क्या एक समान गति में होती है तो गति का जड़त्व कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2024 किसने जीता? तो 9 डॉट्स अवार्ड प्राइज 2024, तो 2024 का पूछ रहा है किससे? तो एनी जैदी ने जीता। किसने? एनी जैदी ने जीता था, याद रखिएगा। अब 2024 वाला नहीं दिया गया है तो आपसे ये प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। 2024 वाला नहीं दिया गया है, मैंने सर्च किया है, 2024 का ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 2019 में ये इनको दिया गया था। अगला है सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता। तो सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक किस उसमें जीता था? ये किस वर्ग के खिलाड़ी हैं? तो कुश्ती के खिलाड़ी थे। कौन? कुश्ती के। एक यहाँ से सही उत्तर हो। अगला है 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो भौतिकी के लिए आप देख पढ़िए, भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार, यानी कि भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, 2020 तक तो किसको मिला था? तो ये मिला था जॉन बर्डीन को। कौन? जॉन बर्डीन को भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, पहले मैं इसी को बता देता हूँ। देखिए, मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, लेकिन 1903 में उन्हें भौतिकी में मिला था और 1911 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन में मिला था। और आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में किसको 2 बार मिला, तो आपका ऑप्शन यहाँ से 2 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला है, लेकिन एक बार उनको फिजिक्स के लिए और उनको एक बार रसायन विज्ञान के लिए मिला था। अब यहाँ से पढ़ते हैं। साल 1956 में टेलीफोनी और रेडियो के लिए निर्णायक साबित हुए विद्युत संकेतों के लिए प्रावधान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहली बार जो जॉन बॉर्डीन थे 1956 में दिया गया था। इसके बाद 1972 में क्वांटाम यात्री पर जो सिद्धांत तैयार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है ये आपको बताना। तो कौन सा अम्ल होता है? इसे मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल, इसका अन्य नाम भी है, इसे मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर्मिक अम्ल के बारे में कुछ देखिए, जो फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर प्रश्न आपको यही रहेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। अब आपको ठीक है, आपको वह याद ना होकर आपको अगर फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर ना दिए रहे और आपको मेथेनोइक अम्ल दे दे तो आपको ये सही होगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CHOOH, ठीक है, CHOOH, ठीक है। तो CHOOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह एक सरल कार्बोलॉजिक अम्ल है। लाल चींटियों में, जू, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों में डंक में पाया जाता है। अगला है भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंटी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जो ब्रिटिश प्रेसिडेंटी थी इसकी स्थापना सूरत में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंटी सूरत में स्थापित की गई थी। सर थॉमस रो 18 दिसंबर 1615 को सूरत पहुंचे थे। वे भारत में मुगल दरबार में पहले अंग्रेजी राजदूत थे। ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंटी थी। कौन कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंटी, मद्रास प्रेसिडेंटी और बम्बई प्रेसिडेंटी। अगला है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो कब जो है परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तब तो ये 2015 में पारित किया गया था। कब? 2015 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला ब्लूटूथ का आविष्कारक है। तो ब्लूटूथ जो है, जैसे आप लोग यूज़ करते होंगे ब्लूटूथ, इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो जॉब हर्टसन ने किया था। किसने? जॉब हर्टसन ने किया था। तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस एक उत्कृष्ट गैस है? तो कौन सी एक गैस है जो उत्कृष्ट गैस है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा? दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? तो नवंबर 2020 तक, पहले मैं आपको 2020 तक का बताऊंगा, इसके बाद 2024 का अपडेट, 2024-25 का अपडेटेड भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों तैयारी करके चलिए, ठीक है। 2020 तक कितने काम कर रहे थे? तो 2020 तक कुल 22 काम कर रहे थे। कितने? 22 काम कर रहे थे 2020 तक। 2020 तक 22 काम कर रहे थे, ठीक है।
अब अगर वहीं से पूछा जाए 2024 में कितने, तो 2024 में जो है कुल 24 परमाणु रिएक्टर हो गए हैं, याद रखिए। तो 2024 में 24 परमाणु रिएक्टर हो गए। आप लोग ऐसे याद रखें, 24 में 24, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इन रिएक्टरों की कुल जो क्षमता, स्थापित क्षमता कितनी है, 8180 मेगावाट है, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाले कुछ संयंत्र निम्नलिखित है। कौन कौन से? मुख्य संयंत्र कौन सा है? तो पहला संयंत्र है कैगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। काकापारा गुजरात में है। और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। नरोरा बहुत एग्जाम से पूछे, नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि जो है ना यहाँ से प्रश्न बहुत देखने को बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगला है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो 2020 के अनुसार भी और 2024 तक में अमरावती ही उच्च न्यायालय है जो नवीनतम है, ठीक है। इसके बाद अभी तक कोई उच्च न्यायालय नहीं बना है, याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, उसका अपना एक उच्च न्यायालय होगा, जिससे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 214 है, इसमें बताया गया है कि हर एक राज्य में अपना क्या, एक उच्च न्यायालय होगा, एक इसमें बताया गया है। अगला है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने किया था। तीसरा 77 होगा। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति, आपसे श्वेत क्रांति पूछ रहा है तो वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति किसके लिए हुई थी? श्वेत क्रांति जो मिल्क के लिए हुई थी। किसके लिए? मिल्क के लिए श्वेत क्रांति हुई थी। तो ठीक है, यहाँ से 77 होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में कुछ खास बातें। कौन कौन सी खास बातें हैं? सबसे पहले आप इनका देख लीजिए कि किस राज्य के थे। तो ये किस राज्य के थे? तो केरल के थे। और केरल में भी कहा, कोझिकोड केरल के थे वर्गीज कुरियन। आपको ये नाम याद रखना है, इनका राज्य का नाम, ठीक है। तो उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। वे 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। अब सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध से, मिल्क से संबंधित है, ठीक है। इस क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का निधन 9 सितंबर 2012 को 90 साल की उम्र में हो गया था। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए, आरबीआई की स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें, ठीक है। देखिए, सबसे पहली खास बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहा जाता है, की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की तहत हुई थी। तो अधिनियम 1934 का था, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना है, यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए, 1935 में स्थापना हुई, तो 2 साल कहाँ रहा? कोलकाता में। फिर 2 साल बाद 1937 में से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, और वर्तमान में जिस समय था मुंबई में ही है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ये क्या विदेशी थे। अगर पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो एक क्वेश्चन के पीछे मैंने आपको इतनी सारी जानकारी बताई, ठीक, इतनी सारी जानकारी बताई, इसलिए बताई कि एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका छूटे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा की अपनी विजय पर जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो अकबर ने किस पर अपना विजय प्राप्त कर ली थी, उसका जश्न मनाने के लिए जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। क्या गुजरात में उन्हें विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए, बुलंद दरवाजे के बारे में कुछ खास बातें। कौन कौन सी खास बातें हैं? बुलंद दरवाजे को भव्यता का दरवाजा भी कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा द्वार भी कहा गया है। तो ठीक है, दो बुलंद दरवाजे को दुनिया का सबसे ऊंचा द्वार कहा गया है।
यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के प्रमुख जो है प्रवेश मुख्य द्वार है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था? तो टाइगर के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। कब? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ जुड़ी बातें कौन कौन सी हैं। इस परियोजना के पहले निदेशक डॉक्टर कैलाश संखला थे। इस टाइगर जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है किस वर्ष पूरा हुआ था इसका निर्माण? तो किस वर्ष? तो 1656 में पूरा हो गया था। कब? 1656 में पूरा हो गया था। अगला है, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखी थी? तो वर्णनात्मक जो इतिहास है, ठीक है, भारत, तो वो गांधी के बाद इसको किसने लिखा था? तो गांधी के बाद इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। अगला है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच चली थी। तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो ये चली थी मुंबई से कटरा के बीच। कहाँ से? मुंबई से कटरा के बीच चली थी। तो दो यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो वर्तमान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि भाषा से संबंधित है कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय कुल मिला के 22 भाषाएं। कितनी? 22। तो यहाँ से 3 हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी कौन कौन सी? ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को भारत सरकार आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है। ठीक है, शुरुआत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, बाद में संविधान में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 2 अधिनियम और संविधान संशोधन याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 92, ठीक है, और कब? तो 2003 का अधिनियम। अगला है, गांधी स्मृति और अंतिम दर्शन समिति यानी कि GSDS का गठन किया गया था। तो कब इसका गठन जो है किया गया था? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो गठन है 1984 में किया गया था, यानी कि सितंबर 1984 में किया गया था। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? ठीक है, तो कौन सा जो निकाय है जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, तो कौन सा है? तो उसका नाम है CACP। क्या? CACP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है सिफारिश करता है। अब प्रश्न यहाँ पे है जो CP की स्थापना कब हुई थी? तो CACP की स्थापना 1956 में हुई थी, जनवरी 1956 में हुई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, संयुक्त सुरक्षा जो परिषद होता है इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसमें जो 5 होते हैं ये परमानेंट सदस्य होते हैं और इसके बाद जो 10 होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, यानी कि अस्थायी होते हैं। तो गैर स्थायी सदस्यों का पूछा है तो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो 5 परमानेंट होते हैं ये क्या? परमानेंट ही होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। देखिए, संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद के बारे में कुछ खास बातें कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 सदस्य क्या है? स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं गैर स्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो यहाँ से 2 वर्ष का होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब कौन कौन से जो 5 देश हैं स्थायी देश है, कौन कौन से हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस, चीन और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये 5 क्या हैं? स्थायी हैं। और अस्थायी कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगला है, टैक्सटोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? जो टैक्सटोल होता है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो यव से प्राप्त किया जाता है। दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सामर झील कहाँ स्थित है? तो सामर झील भारत के राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ये कब पारित किया गया था? तो 2009 में पारित किया गया था। कब? 2009 में पारित किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? देखिए, इसके अंतर्गत ये कहा गया था
या और ये जो अनुच्छेद है 21A जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनको लिए मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि उनको से मुफ्त शिक्षा और उनको खाना दिया जाएगा, जैसे मिड डे मील अभी गाँव में चलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। यह नियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके संशोधन में कौन सा अधिनियम अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 21A जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो भारत का जो लिंग अनुपात था ये था 943, याद रखिएगा। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। अब यूनिसेफ के बारे में कुछ जानकारी। तो यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। क्यों की गई थी? देखिए, इसका मकसद हुआ था कि तबाह देशों के जो बच्चे थे, जो लेडीज़ थी, स्वास्थ्य करना और उनको भोजन मुहैया करना, तो यानी कि मुहैया कराना, वहाँ तक भोजन पहुँचाना, और जो घायल है उनको क्या करना, उनको चिकित्सा देना। ठीक है, यूनिसेफ की तब स्थापना की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ ने साल 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। तो 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, शांति वाला। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यूनिसेफ के? तो यूनिसेफ के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं कैथरीन एम रसेल है, ये याद रखना है। अगला है आपके लिए प्रश्न है। मैं आपको 40 प्रश्न करवा दिए और 40 प्रश्न जो है डिटेल से करवाए हैं। प्रश्न आपके लिए, दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच चली है, तो ये आपको ये बताना है किसके बीच चली थी। दूसरे जो सेकंड की भारत एक्सप्रेस थी, किन दो के बीच चली थी, आपको बताना है। अगला है भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन यात्री ट्रेन है कब चली थी, इसका भी आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे दिया रहेगा। कोई कैरियर संबंधित बात करना तो व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।